ये कोशिश एक छोटी सी कोशिश है मेरे द्वारा कि मुझे जितना आता है, मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ उन सब बच्चों को मैं कुछ पढ़ा पाऊँ और उनको कुछ नॉलेज दे पाऊँ। तो अभी स्टार्ट करने के लिए मैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ले रही हूँ। ये आपकी इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बुक है आपकी क्लास 12th के लिए। इकोनॉमिक्स का तो मैं अभी मेरा कोशिश ये है कि मैं हिंदी में ज़्यादा बात करूँ, मैं इंग्लिश में कन्वर्स थोड़ा थोड़ा ही करूँगी। तो आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे यहाँ पे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कंसेप्ट को बहुत बेसिक लेवल पे समझा पाऊँ। अभी मैं फर्स्ट चैप्टर ले रही हूँ स्टार्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आता है माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो बात आती है तब हम एक छोटे से एलिमेंट की इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इज बड़ा, मैक्रो का वर्ड मतलब ही बड़ा है, इसलिए जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो इकोनॉमी एज अ होल लेते हैं। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन आएगा। जब आप बोलते हैं कि इस देश की जीडीपी क्या है, इस देश में कितना उत्पादन हो रहा है, इस देश में, इस कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती है। और क्लास 12th के लिए ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? माइक्रो सिर्फ एक फर्म के एक प्रोडक्शन यूनिट, एक छोटी सी फैक्ट्री के बेसिस पे देख सकते हैं, माइक्रो एक इंडिविजुअल के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पर मैक्रो की जब बात आती है तो आप पूरे एक कंट्री को इकट्ठे लेकर देख सकते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे है, वो कैसे चेंज हो रही है। इसमें पूरा वेब आ जाता है। एक पर्टिकुलर चीज़ के चेंज होने से, उसके अंदर परिवर्तन आने से पूरे के पूरे साइकिल में चेंज आता है। इसलिए मैक्रो को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें आती हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशंस जो रेगुलेट करते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। आप सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते, आप सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास, आपकी कंट्री के पास या आपके देश के पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आप कैसे लोगों में बराबर बांटेंगे, या आप उन रिसोर्सेज का कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे कि किसी को कम या किसी को ज़्यादा ना मिले, सबको जितना हो सके आप उसको बराबर वितरण कर पाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कैसे हो गए? इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे, और सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करता है? सेबी आपके जितने भी स्टॉक्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा शेयर मार्केट के बारे में, तो सेबी शेयर मार्केट यहाँ से रिलेटेड है। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी आपको सेबी क्या करता है। आरबीआई आपने बहुत बार सुना है, आज भी स्पीच आई है, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर की। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? ये मॉनिटरी पॉलिसी इनके अंडर आती है। उसके बारे में अच्छे से आराम से बताऊंगी कि आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, तो बाद में बताएंगे। ये इंस्टीट्यूशंस, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में रोल प्ले करते हैं। तो एडम स्मिथ की बात आई। एडम स्मिथ की बात इसलिए आई कि एडम स्मिथ ने कहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी टर्म है जो अर्थव्यवस्था को एज अ होल, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है। तो यहाँ पे एडम स्मिथ की इसलिए ग्रेट डिप्रेशन 1929, ग्रेट डिप्रेशन में ऐसा हुआ कि अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल हिल गई। इसके हिलने की वजह से, हिलना तो मैं एक लेमन टर्म यूज़ कर रही हूँ, अर्थव्यवस्था हिलने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट 3% अनएम्प्लॉयमेंट से 25% तक इंक्रीज हो गई। यूएसए, जो देश जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, जो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेस में चल रहे थे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये सारे देश बहुत बुरी तरीके से ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इफेक्ट हुए। इसका टॉपिक बहुत बड़ा है, ग्रेट डिप्रेशन कैसे हुआ, क्या क्या इसके आउटकम थे, इसको अलग से समझाना चाहें तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। तो कीन्स की बात है। अब कीन्स ने जस्टिफाई किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक चीज़ डिफाइन करती है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली क्या है? जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लोग मोर एंटरप्रेन्योरशिप में लोग मोर इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। वहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी मैं डिफाइन करूँगी, बट अभी आप सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में समझें। दूसरी चीज़, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम क्या मानते हैं कि एक प्रोडक्शन यूनिट है, एक प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है। इस प्रोडक्शन यूनिट में हम एक एज्यूम करिए आपकी एक प्रोडक्शन यूनिट है, मतलब एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में आपने एक मालिक को बिठाया, मालिक हो गया सीईओ बोल लीजिए उसको, ठीक है, सीईओ को बिठाया। आप उसमें क्या देंगे? अब आपने फैक्ट्री लगा दी, उसमें सीईओ को बिठा दिया, पैसे देने पड़ेंगे ना आपको, तो वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, तो कैश हो गया। अब के बिना कैश के काम तो होता नहीं है, तो कैश तो चाहिए, पर ज़मीन भी तो चाहिए आपको। जहाँ पे फैक्ट्री लगाए वहाँ पे किराया देंगे आप, तो लैंड तो चाहिए आपको, ठीक है, और लैंड चाहिए, कोई काम करने वाला भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए आपको, तो 2-4 आपने वर्कर्स रख लिए, ठीक है। तो ये एक फैक्ट्री है, ये एक आपकी प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है। कई बार ये फैक्ट्री टेंजिबल होगी, कई बार इंटेंजिबल होगी, मतलब जो आपको
कहने की बात है कि एक फैक्ट्री आपको दिख रही है, सामने दिख रही है, फिजिकल फॉर्म में दिख रही है। हो सकता है कुछ फैक्ट्रीज होती है जो आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिख रही, पर वो है, एग्जिस्ट करती है। मैं ये इसलिए समझाना चाह रही हूँ कि एक तो आपके टेंजिबल गुड्स बनाएगी जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, गुड्स बनाएगी जिसको आप पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको सर्विसेज दे रही है, सर्विस आपको, आप सैलून में जाते हो, आप हेयर कटिंग कराने जाते हो, तो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया उसने, आपको उसने एक सर्विस दी है, आपको ग्रूम किया है, आपके नेल्स उसने फाइल करे हैं, आप नाई के पास गए हैं, उसने आपके बाल काट दिए हैं, उसने आपको एक सर्विस ऑफर करी है अपनी तरफ से। आपके घर पे मेड आती है, वो आपके घर पे कुकिंग करती है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। उसकी वो प्रोडक्ट आपको नहीं दिख रहा, पर उसका एक सेवा, वो जो सेवा दे रही है, उस चीज़ को हम यहाँ पे सर्विस बोलते हैं। तो फर्म्स, हम इस चैप्टर में, इस बुक में या कहीं पे भी फर्म्स, या तो हम फर्म्स बोलेंगे, यहाँ प्रोडक्शन यूनिट बोलेंगे उनको, ठीक है। तो फर्म्स में क्या होता है, आप एंटरप्रेन्योर, जो सीईओ है आपने जो अपॉइंट किया है, वो आपका एंटरप्रेन्योर हो गया। जो आपका कैश है वो आपका कैपिटल हो गया। बिना कैश के आप बिजनेस करना इम्पॉसिबल है। आप किसी से कुछ सामान खरीदेंगे, उसको पैसे देंगे, तभी आप उस सामान को बेच सकते हैं, तभी कैपिटल इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। लेबर को आप वेज देते हैं। लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वेज रेट। आप एक्सचेंज करते हैं, लेबर आपको एक अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, आप उसको उसके बदले में क्या प्रोवाइड करते हैं, वेज प्रोवाइड करते हैं। उसको हिंदी में उसको दिहाड़ी मजदूर भी कहते हैं, और अगर आप इसे मजदूरों के उसमें नहीं देखते, आप उसे टेक्निकल स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के उसमें देखते हैं, तो आपको सैलरी मिलती है। तो वो भी एक तरह से आपका क्या है, वेज ही है। यहाँ पे आपने लैंड, जो मैंने बताया कि आपको फैक्ट्री आप कहीं तो हवा में तो नहीं लगाएंगे, तो आपको एक लैंड चाहिए। तो ये चार चीज़ें रहती हैं, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, लेबर एंड लैंड। ये चार चीज़ें क्या होती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चार चीज़ें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्म्स का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कि फर्म्स क्या होती हैं। अब आते हैं स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्टेट के अंडर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आरबीआई, सेबी, और जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये आपके लॉज बनाती हैं, आपके लिए ये कानून बनाते हैं। उस कानून को कोशिश करते हैं उसको इन्फोर्स करने की, उसको इन्फोर्स करते हैं और आपको जस्टिस देते हैं। इनका ये काम रहता है। हाउस होल्ड सेक्टर वो लोग आ गए जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जिनके जो कंज्यूम भी करते हैं और जिनको वेज में मिलता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और आप एक हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं, हम लोग ऑफिस में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे हम काम करते हैं, हमें सैलरी या वेज मिलता है। उस सैलरी या वेज को लेकर हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। हम दाल चीनी खरीदते हैं, तो हम उस दाल चीनी के बदले पैसे देते हैं। वो पैसे कहाँ जाते हैं, फर्म्स में जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स से पैसे ले भी रहा है और फर्म्स से पैसे वापस भी जा रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो हो गए, जैसे बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है कि हाउस होल्ड सेक्टर है, आपने कुछ पैसा तो आपने कंज्यूम कर लिया, आपने दाल चीनी खरीद ली, 100 रुपये थे आपके पास, आपने 70 रुपये का सामान खरीद लिया, आपके पास 30 रुपये बचे। अब 30 रुपये का क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि अब 30 रुपये घर में रख के कोई फायदा नहीं। हम लोगों की ये रहती है कि हम क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो हमने इन्वेस्ट किया तो वो कहाँ पे गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में गया तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास काफ़ी सारे बैंक में गया, बैंकों के पास बहुत जगह से, बहुत लोगों की तरफ से पैसा आ रहा है, तो वो एग्रीगेट हो गया। अब हर किसी से 30 रुपये आ रहे हैं, 10 लोगों से 30 रुपये आ गए, तो कितने हो गए, 30 × 10 कर लिया, 300 रुपये हो गए। अब वो 300 रुपये का लोन दे देगा, किसको दे देगा लोन, फर्म्स को लोन दे देगा। अब फर्म्स के पास पैसा आ गया, ठीक है। तो एक तरह से हाउस होल्ड सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा फर्म्स को क्या दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, ठीक है। और ये जो लोन आता है, लोन से जो इंटरेस्ट आता है, कुछ बैंक अपने पास रखता है, अपने काम अपने को चलाने के लिए, अपने लिए यूज करता है, कुछ वो हाउस होल्ड सेक्टर के जो लोग होते हैं उनको दे देता है। जो हमें इंटरेस्ट मिलता है बैंक्स में, जो हम पैसा रखते हैं उसके लिए हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, 7% मिलता है, ठीक है, डिपेंड करता है, जिस मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ अभी। अब एक्सटर्नल, अब हर देश की इकोनॉमी 1991 से जब देश में ग्लोबलाइजेशन आया तो उस टाइम से क्या स्टार्ट हुआ, काफ़ी सारी इकोनॉमीज ने, हमारी इकोनॉमी जो थोड़ा सफ़र कर रही थी, उसने दूसरे देशों से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। तो जब वो चीज़ हमने स्टार्ट की तो वहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, हमने इम्पोर्ट स्टार्ट किया। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से फ़ायदा क्या रहता है, एक तो इम्पोर्ट इतना अच्छा नहीं माना जाता फॉरेन एक्सचेंज में, बट ये चीज़ है कि हमें हो सकता है कुछ चीज़ें हम इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं पर बाहर से लाना चाह रहे हैं, ठीक है। पर रिसेंट जो स्कीम आई है मोदी जी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा है कि हम कम से कम इंपोर्ट करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहीं पर बनाएं, हम आत्मनिर्भर बने, हम यहीं पर बनाएं। तो इम्पोर्ट्स को कम करने की सलाह दी, क्योंकि इम्पोर्ट्स ज़्यादा लेने से, आप किसी से कुछ सामान खरीद रहे हैं, आप किसी कुछ सामान खरीदें तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब पैसे आपको देने पड़ेंगे तो आप पैसे किस में दोगे,
डॉलर्स में दोगे, डॉलर्स क्या होगा आपका एक्सचेंज। एक्सपोर्ट, आप बाहर कम सामान बेच रहे हो, अंदर सामान ज़्यादा आ रहा है। समझा जाए तो आप बाहर कम पैसे दे रहे हो, सामान दूसरों से ज़्यादा ले रहे हो। तो आपको ये लेन देन वाला समझ आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत दुकान पे जाते हो तो आपको समझ आएगा कि आप पर वजन बढ़ रहा है। वजन क्यों बढ़ रहा है आप पे? लेमन टर्म है, आप पे वजन क्यों बढ़ रहा है? आपके पास कम फॉरेन एक्सचेंज हो जाता है। अगर आप ज़्यादा सामान ले रहे हो और ज़्यादा सामान बाहर नहीं बेच पा रहे हो और ज़्यादा सामान अंदर ले रहे हो, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाती है, जिससे आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। आपकी रुपये की वैल्यू भी कम हो जाती है इस चक्कर में। तो एक्सटर्नल सेक्टर में, अच्छा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में हमेशा काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, मुझे नहीं, कुछ बच्चों को रहता होगा, इसलिए कभी भी कन्फ्यूजन हो तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्स, अभी किसी के आगे एक्स लगा दो तो वो चला गया, ठीक है। और इम्पोर्ट IN से, इन से इम्पोर्ट यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि जो चीज़ आ रही है, अंदर आ रही है, वो चीज़ आपकी हो गई इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर एक छोटे से जितना पॉसिबल है छोटे से टाइम में, मैंने थोड़े से टाइम में इसको समराइज़ कर दिया है। आपको जो डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ कोशिश करूँगी मैं जितने टॉपिक्स हो पाए उतने टॉपिक्स लूँ, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस